आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे सहयोगीगण और मेरे प्यारे छात्र, आज हम सभी लोग यहाँ पर मराठवाड़ा मुक्ति दिन के अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मराठवाड़ा मुक्ति दिन यानी हैदराबाद मुक्ति दिन। हैदराबाद मुक्ति दिन को मराठवाड़ा मुक्ति दिन इसीलिए कहा जाता है, जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब भारत हैदराबाद प्रांत के अंतर्गत आज का पूरा तेलंगाना, महाराष्ट्र का कई क्षेत्र यानी मराठवाड़ा क्षेत्र और कर्नाटक के कई जिले आते थे। मराठवाड़ा के अंतर्गत आने वाले जिले हैं उस्मानाबाद, औरंगाबाद, लातूर, नांदेड़, परभणी, बीड, जालना और हिंगोली। कर्नाटक जिले के अंतर्गत आने वाले गुलबर्गा, बेल्लारी, रायचूर और विजयनगर, शाहबाद और बीदर, यह हैदराबाद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले और प्रदेश थे। भारत देश स्वतंत्र हो चुका था। 15 अगस्त के दिन पूरे भारतवर्ष में जोश और उल्लास के साथ स्वतंत्र दिन मनाया जा रहा था। 15 अगस्त 1947 के दिन पूरे भारतवर्ष में तिरंगा लहराया जा रहा था। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम की गुलकारियां सुनाई दे रही थी। मगर कई ऐसे राज्य थे, कई ऐसे विरासत थे जो अभी भी स्वतंत्र नहीं हुए थे। उनमें है जूनागढ़, दूसरा है हैदराबाद और तीसरा है कश्मीर। भारत देश पर अनेक लोगों ने अपनी हुकूमत जमाई, अपनी सत्ता जमाई। 1757 में पलासी युद्ध के बाद ब्रिटिश राजनीतिक षड्यंत्र लेकर व्यापार के दृष्टिकोण से भारत में 1757 में पहला कदम रखा। 1848 के आते आते लॉर्ड डलहौसी के नेतृत्व में उन्होंने अपना पूरा जमा लिया था। लोगों पर अन्याय अत्याचार करने लगे, लोगों के अनाज छीनने लगे। ये धरती तो अपनी थी, मगर अन्न का एक दाना न था। सूर्य तो हर दिन उगता था, मगर हर घर में अंधियारा था। क्योंकि ब्रिटिशों के अन्याय अत्याचार असहनीय हो चुका था, इसीलिए यहाँ के क्रांतिवीरों ने, यहाँ के नौजवानों ने और यहाँ के लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ बंड पुकारना शुरू किया, ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाई। इसी को 1857 का उठाव, 1857 का बंड कहा जाता है। और जनता के नेतृत्व में राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने जनता के नेतृत्व के ब्रिटिश के खिलाफ हो गए। तुम क्या जानो उस जमाने के जान गंवाने का डर क्या था? तुम क्या जानो उस जमाने में रातों रात पूरे गांव का जल जाना क्या था? तुम क्या जानो भूखे बच्चों का बिलबिलाते हुए मर जाना? ब्रिटिश का प्रताड़न बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम मजबूत पकड़ रखी थी। उसी के साथ अनेक क्रांतिवीरों ने, अनेक स्वतंत्र योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उसमें है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, ऐसे अनेक योद्धाओं ने अपनी आंखों में स्वतंत्र भारत का सपना लेते हुए अपनी प्राणों की आहुति दी है। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हो गया। पूरे भारतवर्ष में भारत माता के नारे लग रहे थे, पूरे भारत में वंदे मातरम के नारे लग रहे थे, मगर हैदराबाद में उस समय नारे लग रहे थे, ना कि भारत माता के उधर निजाम के झंडे लहरे हुए थे। भारत में नारे लग रहे
हिंदू लोगों के जान की, हिंदू लोगों के आबरू की, वहां के औरतों की और हिंदू लोगों के जमीन की कोई कीमत न होगी। इसका सरासर एक ही मतलब था। हिंदू लोगों पर जातियां होने लगी, हिंदू लोगों पर अन्याय करने लगे, उनके घरों को जलाने लगे। इससे डरकर कई लोग हैदराबाद का क्षेत्र छोड़कर बाहर जा चुके थे। कई लोग मर गए, कई लोग निजाम के खिलाफ डटकर खड़े हो गए। जो भी लोग खड़े हुए थे, क्योंकि यहाँ हैदराबाद सर्वाधिक हिंदू लोगों का क्षेत्र था, मगर वहां का शासक और मुसलमान था उस्मान अली खान। मगर उस्मान अली खान जान चुका था कि उसके मुट्ठी भर सैनिकों के बल पर वो पूरे ज्यादा देर तक हैदराबाद में टिक नहीं पाएगा। इसलिए उसने अपनी षड्यंत्र नीति रची और वहां के मुसलमानों को बुलाकर एक सैन्य दल बनाया और उस सैन्य दल को नाम दिया रजाकर सैनिक। और ये रजाकर सैनिक पूरे मराठवाड़ा, कर्नाटक, तेलंगाना, हर गांव में, हर गली में, हर कस्बे में, हर जिले में फैलने लगे और उन्होंने अपना जुल्म का तांडव शुरू कर दिया। और इधर लातूर जिले का एक गांव है, उनके तालुक में ताजलापुर। एक ताजलापुर का व्यक्ति मुधोल की ओर से डोंडगांव के रास्ते वहां ताजलापुर जा रहा था। वो घोड़े पर सवार था, एक तरफ बंदूक लटकी हुई थी, एक तरफ तलवार लटकी हुई थी। उसने सुना कि कुछ उधर आवाजें आ रही है, जोरों शोरों से जल्लोष मनाया जा रहा है, मगर आवाज स्पष्ट न होने की वजह से उन्होंने पूछताछ की और किसी से पूछा ये किस बात की आवाज है। तो स्थानीय लोगों ने बताया आजाद हैदराबाद का जश्न मनाया जा रहा है, आजाद हैदराबाद के नारे लगाए जा रहे। डोंडा का कमालर तालुका के अंतर्गत आने वाला गांव है। वो उन व्यक्ति का नाम था तुकाराम पाटिल ताजलापुरकर। वो अपने गांव गए और वहां पे उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया। हर गांव के नौजवानों को इकट्ठा करके वो प्रशिक्षित करने लगे और अपनी माटी के लिए लड़ने के लिए उन्हें प्रवृत्त करने लगे। उन्हें वो तालीम देने लगे, तलवारबाजी, भाला फेंक, बंदूकें चलाना वो तालीम देने लगे। उनको पता था अगर इस बार गफलत हुई तो पूरा भविष्य अंधकारमय है। इसलिए उनके पास एक ही विकल्प था, मारते मारते मरते मरे। इसलिए उन्होंने अपनी तालीम, अपनी मुहिम नए सैनिकों की भर्ती चालू कर दी। और उन्हें पता था कि इसके अलावा दूसरा पर्याय नहीं है। उधर तेलंगाना में लोगों के ऊपर इतनी जाति हो रही थी, हैदराबाद में जाति हो रही थी, उधर के लोगों पर जुल्म और ज्यादती बढ़ चुकी थी। उन्हें पूछने वाला वहां कोई न था। जनता यहाँ त्राही हो गई थी, मगर उन्हें उनका कोई त्राता न था। और यह सब देखकर क्रांतिवीर नारायण बाबू को असह्य हुआ और क्रांतिवीर नारायण बाबू ने ठान लिया कि अब भारत को आजादी दिलानी है, भारत को, हैदराबाद को भारत में विलीन करना है। उनके कानों में सुभाष बाबू के शब्द गूंज रहे थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नारायण बाबू जानते थे आजादी बलिदान मांगती है। उन्होंने हैदराबाद के हर गांव, हर मोहल्ले में जाकर नौजवानों को बोलने लगे, उन्हें देशभक्ति के लिए प्रवृत्त करने लगे और उनकी जान की बाजी लगाने के लिए उन्हें अपने साथ लेकर चलने लगे। तभी नारायण बाबू को एक ऐसी बात पता चली, मोहम्मद अली जिन्ना खान की सभा होने वाले हैदराबाद में। यह मोहम्मद अली जिन्ना खान 1947 के प्रारंभ में हैदराबाद आ चुका था। नारायण बाबू को पता चल गई इस जिन्ना खान के सभा में 1-2 लाख मुस्लिम आने वाले हैं। नारायण बाबू मुस्लिम देश में उस सभा में पहुंच गए। मोहम्मद अली जिन्ना खान का भाषण उन्होंने सुना, उसमें जो सुना वो सुनकर नारायण बाबू सुन्न हो गए। उनकी आंखों में खून उतर आया, वो आग बबूला हो उठे। जिन्ना खान के यह शब्द थे,
हम हिंदुओं को मुर्गे की गर्दन के माफिक मरोड़ के रख देंगे। हम हिंदुओं को गाजर मूली की भांति काट कर फेंक देंगे। हम हिंदुओं को हैदराबाद से उखाड़ फेंक देंगे। उन्होंने ठान चुका था, अगर हमें आजादी चाहिए, हैदराबाद को अगर भारत में समाहित करना है तो निजाम का अंत यह एक ही पर्याय है। उन्होंने अपने साथियों के साथ एक ठान लिया कि निजाम को मिटाना है, निजाम का अंत करना है। इधर तुकाराम पाटिल अपने नए दल में अपने नए लोगों की भर्ती कर रहे थे, देश प्रेम की भावना उन पे जगा रहे थे, मगर उनके कहीं से पता चला कि रजाकत को यहाँ पता चल चुका है कि तादलापुर में प्रशिक्षण केंद्र है, वहां पर लोगों को तालीम दी जा रही है, नए सैनिकों की भर्ती हो जा रही है। तुकाराम पाटिल को लगा कि यहाँ तादलापुर में प्रशिक्षण केंद्र अभी और सुरक्षित है, इसलिए उन्होंने तोंचिल चले गए। तोंचिल उच्चतल के गांव है, तोंचिल चले गए और तोंचिल जाके वहां पर सरकारी कामकाज वत्सलाबाई पटेल के हाथ में था। वत्सलाबाई पटेल का एक बड़ा बाड़ा था, उन्होंने वत्सलाबाई से मुलाकात की और उन्होंने वत्सलाबाई से दरख्वास्त की कि हमें प्रशिक्षण के लिए आपके बाड़े की जरूरत है, यानी बाड़ा। तो वत्सलाबाई ने क्षण भर की भी प्रतीक्षा न करते हुए उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया। अभी तादलापुर का प्रशिक्षण है, तोंचिल के वत्सलाबाई के बाड़े में आके रख। इधर हर दिन नए सैनिकों की भर्ती हो रही थी, जोरों शोरों से भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। तभी कले के आलाल कमाना काल के पास एक गांव है मजदूर, शासन में वो पूरा निपुण था, वो भी आकर तुकाराम पाटिल से मिल गया। किशन की तोंचिलकर वहां के पुलिस पार्टी थे, उनके परिवार में तो मानो देश प्रेम की लहर दौड़ रही थी। उनका एक भाई हीरागिर यह रजाकर के खिलाफ जाने की वजह से गुलबर्गा जेल में था और उनका दूसरा भाई दत्तूगिर यह सरकारी प्राध्यापक था, फिर भी उसने मरने मारने के जोश से वह तोंचिल के दल में आकर समाहित हो चुका था। ऐसे नए लोगों की भर्ती हो ही जा रही थी और उधर हैदराबाद में नारायण बाबू निजाम को मारने की मंशा बनाई और उनके साथियों के साथ उन्होंने स्थान और दिन निश्चित कर दिया। स्थान और दिन निश्चित हुआ, पहला वार नारायण बाबू करेंगे और अगर गलती से वार चूक गया तो दूसरा वार उनके सहयोगी जन क्रमेय गंगाराम और जगदीश चंद्र करेंगे। दिन तय हुआ और निजाम पर वार हुआ, निजाम पर आक्रमण हुआ। उसी दिन शाम को 8 बजे रेडियो प्रसारण में एक खबर आई, विशेष खबर में किसी सरफिरे हिंदू नौजवान ने सरकार की चलती गाड़ी पर हथपक फेंका और वो गाड़ी से टकराकर बाहर गिरकर फट गया। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस्मान अली खान यहाँ सही सलामत है। बदकिस्मती से वो नौजवान बच के भाग गया। पूरे हैदराबाद में डर का माहौल था। हिंदू यहाँ अगली प्रतिक्रिया के लिए डटकर खड़े थे। हर तरफ आग फैली हुई थी, हिंदुओं के घर लूटे जा रहे थे। तभी यहाँ पर तुकाराम पाटिल और दत्तूगिर तोंचिलकर और तुकाराम पाटिल तादलापुरकर इनको लगने लगा कि हमारे दल को और दल की आवश्यकता है और उन्होंने अपने से मजबूत दल को ढूंढने लगे। तभी उनको अप्पारा पाटिल कोलखेड़कर जो उनके तालुका के अंदर आता है, उनके दल से सहायता मांगने की ठान ली और वो अपना आमंत्रण लेके कोलखेड़ चले गए। अप्पारा पाटिल कोलखेड़ दल के पास अपने दल को उनके दल में समाहित करने के लिए अप्पारा पाटिल क्षण भर की प्रतीक्षा न करते हुए तुरंत उसके आमंत्रण का स्वागत किया। अभी ये दल बढ़ रहा था, जोरों जोरों से काम चल रहा था, निजाम के खिलाफ खड़े रहने की तालीम दी जा रही थी। तभी खबर मिली कि अट्टगे के लोगों ने रजाकर को सफलतापूर्वक मार भगाया है। भारत माता की जय के नारे लगे, सभी हिंदू बहुत खुश हो गए। उसी के दूसरे दिन दोड़गांव पर आक्रमण हुआ। वजह यह थी दोड़गांव
और चन्नप्पा को अल्पवयीन होने की वजह से छोड़ दिया गया। इसका मतलब हम जान सकते हैं कि अल्पवय से ही उनके अंदर देशभक्ति, देश के प्रति लड़ने का जज्बा और जुनून था। उनको छोड़ दिया गया, मगर ये बात सरकार को असहनीय थी। उन्होंने दूसरे दिन फिर से डोरगांव पर आक्रमण किया और 8 पुलिसकर्मी, एक जमादार और एक सब इंस्पेक्टर के साथ उन्होंने नागभूषण को गिरफ्तार कर लिया। नागभूषण आर्य समाज का मंत्री था। चन्नप्पा और माणिकमुळे को एक कदापि मंजूर न था कि उनके साथी को पुलिस पकड़ के ले जाए। वो लाठी लेके भागते हुए आए और पुलिस से विनती की कि उन्होंने नागभूषण को छोड़ दिया जाए। पुलिस के ना करने पर वो पुलिस पर लाठी मारा किए। एक ही बार में सब इंस्पेक्टर धराशायी हो गया। बाकी पुलिस भाग गए। उनके हाथ में एक हथकड़ी और एक पुलिस की पिस्तौल लगी। अगले क्षण क्या होने रहा, इसका अंजाम क्या होने रहा है जानते हुए ये लोग गांव से भाग गए। नागभूषण, माणिकराव और चन्नप्पा। इसका परिणाम गांव वालों को भुगतना पड़ा। गांव वालों पे अन्याय अत्याचार और बढ़ने लगे। यह चन्नप्पा और माणिकराव को कदापि मंजूर न था कि उनकी वजह से उनके गांव में अन्याय अत्याचार होने लगे। उन्होंने इसका बदला लेने की ठान ली और भागीदार गांव में जो कुसमुद थाना है उस थाने पे बमबारी करने की ठान ली और इस कार्य करते हुए वो पकड़े गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और यहाँ पर अप्पाराव पटेल अपनी टोली के साथ, नए भर्तियों के साथ, नए प्रशिक्षण के साथ निजाम के विरुद्ध, रजाकार के विरुद्ध लड़ रहे थे। हर गांव में, हर मराठवाड़े में, हर जिले में निजाम के आक्रमण हो रहे थे। तभी दत्तूगिर यहाँ चिखली पहुंचे। और चिखली इसलिए पहुंचे थे, चिखली के ज्ञानोबा पाटिल के बाड़े पर पहुंचे अपने 2 साथियों के साथ। चिखली में पठानों के 40 घर रहे। जब पठानों को यहाँ पता चला कि दत्तूगिर, तोंचिल के दत्तूगिर ज्ञानोबा पाटिल के बाड़े पे आए हैं, तो उन्होंने पूरे बाड़े को घेर लिया और आस पड़ोस के गांव को भी उन्होंने आमंत्रण दे दिया कि हमें दत्तूगिर को पकड़ना है। वहां के दापका, शिवो के सब मुसलमान, सब रजाकार से वहां चिखली पहुंच गए। तभी कोतरी के पाटिल को, तोरी के रामराव पाटिल को भी निरोध भेजा गया कि चिखली पहुंच जाए दत्तूगिर की सुरक्षा के लिए। रामराव पाटिल बारूद, गोला और बंदूक के लेकर अपने 500 लोगों के साथ और तुरंत चिखली पहुंच गए। चिखली के किसान दल भी अपने हथियार के साथ ज्ञानोबा के बाड़े पर पहुंच गए। यह करीब 11 बजे का समय था। मुगल सैनिक, रजाकार सैनिक बाड़े को घेरे हुए थे। बाद में 2 बजे सुलह के नाम से उनसे बातचीत हुई। रजाकार का कहना था, हिंदू और मुसलमान हम सरकार की 2 आंखें हैं। हिंदू और मुसलमान हम सरकार की 2 आंखें हैं। किसी एक आंख को भी अगर जख्म होती है तो इसका नुकसान सरकार को ही होगा। हमें आपसे कोई बैर नहीं, बस हमें वो छोकरा दे दो दत्तूगिर, जो हमारे खिलाफ लोगों को भड़का रहा है, हमारे खिलाफ अफवाहें फैला रहा है। तभी जो 11 पाटिल थे वो भड़क उठे और मराठी में बोल गए, पोटचदेईल पण पाटचदेणार नाही, मग जे वाटेल ते हो। यानी मेरे खुद के बेटे का भी मैं बलि दे सकता हूँ, मगर जो मेरी शरण में आए हैं उसे मैं कभी नहीं दूंगा, फिर जो चाहे हो जाए। इससे मुस्लिम भड़क उठे और जोर जोर से आजाद हैदराबाद जिंदाबाद, उस्मान अली खान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। अभी जंग शुरू होने वाली थी, मगर रामराव पाटिल कोतरीकर ने कहा कि रुक जा, पहला वार उनसे होने दो, फिर आपको पूरी खुली छूट है, पूरी चिखली निर्मुस्लिम करके रख देंगे। नगर शाम के 6 बज चुके थे। दोनों तरफ से शांति वार्ता हुई और सारे पठान अपने अपने गांव चले गए। दूसरे दिन रामघाट पर सभा बुलाई गई थी। सभा में लातूर जिले के आसपास के छोटे बड़े ऐसे 50 गांवों को बुलाया गया था। उसमें प्रमुख था तातापुर के तुकाराम पाटिल, तोरचिल के दत्तूगिर,
डोलगांव के नागभूषण, मुरुड जो कमला के पास है वहां के विठल राव, चिखली के ज्ञानोबा पाटिल, ऐसे प्रमुख व्यक्तियों को वहां पर बुलाया गया। सायगांव के यशवंत राव, सब 11 बजे के आसपास लोग आना शुरू हो गए। 2 बजे सभा आरंभ हुई और पूरी सूझबूझ के साथ 4 बजे सभा समाप्त हुई। इस सभा का विषय था जैसे ही रजाकार अपने गांव पर आक्रमण करेंगे, गांव वाले अंदर से प्रतिकार करना और किसान दल बाहर से प्रतिकार करेगा, बाहर से हमला करेगा। किसान दल कौन था? तो इस सारे दल को मिलाकर एक नाम दिया गया था, किसान दल। सारे दल एकत्रित आए थे, इसको किसान दल नाम दिया गया था। रामगढ़ का यह दृश्य देखने लायक था। जो भी आंखों ने इस दृश्य को देखा वो आंखें धन्य थी। यह दिन था 7 मई 1948। और उसी के दूसरे दिन उज्जैन तालुके के जो गांव है रावण गांव, खबरियों से खबर मिली कि रावण गांव पर हमला होने वाला है। वो दिन था 8 मई का दिन। तोड़चिल में घंटानाद हुआ। तभी आधे घंटे के अंदर दत्तूगीर अपनी सैन्य के साथ निकल पड़े। कौठे के अप्पाराव पाटिल भी 15 से 20 मिनट में वो अपने सैन्य के साथ निकल पड़े और रास्ते के कई गांव थे, वो भी किसान अपने हथियार लेकर रावण गांव की ओर निकल पड़े। 4 मील की दूरी का यह सफर उन्होंने घंटे भर में तय कर दिया और रास्ते में भारत माता की जय, भारत माता की जय, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव के नारे लग रहे थे। उन्होंने जैसे ही कि किसान दल रावण गांव पहुंचा, रजाकार को ये खबर मिल चुकी थी कि किसान दल आने वाला है। इससे पहले वो यहाँ से भाग चुके थे। वहां पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, कुछ गोलियों को चलाया गया था, क्योंकि वो जानते थे रजाकार कि किसान दल के लिए यहाँ से अनाज भेजा जा रहा है, खाना भेजा जा रहा है। इसलिए उनके नजर में रावण गांव था। वहां से रजाकार भागकर यहाँ आगे खतगांव पहुंचे। गुप्तचरों से पता चला कि रजाकार खतगांव पे हमला करने वाले हैं। उसी दिन 8 मई के दिन सारे किसान दल भागते हुए खतगांव पहुंच गए। 8 मई दोपहर के 1 बजे का वक्त था। जैसे किसान दल वहां पर पहुंचे, तब तक वहां से भी निजाम यहाँ भाग चुके थे। तपती धूप में, इस मई की तपती धूप में किसान दल हमारे मदद के लिए आया है। यहाँ देखकर खतगांव वालों को बड़ी खुशी हुई और उन्होंने इस भूखे प्यासे लोगों के लिए रोटी और पिटले की व्यवस्था की। रोटी और पिटला खाकर यह किसान दल अपने गांव लौटने वाला था और लगभग 1 मील की दूरी पर गया होगा। तभी गन्ने के खेत में छुपे हुए यहाँ रजाकार फिर से खतगांव पर हमला किया। जैसे उन्हें बात चली, फिर से किसान दल गांव में दाखिल हुआ और यहाँ पर बड़ी जंग छिड़ गई। एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे को काटने लगे, मगर जल्दी यह निजाम भाग निकला। यह रजाकार वहां से पलायन हो गए, मगर उनके 3 साथी यहाँ किसान दल के हाथ लग चुके थे, जिनमें था पहला मंसूर खां, मुस्लिम था, उसका नाम था मोहम्मद खान। दूसरा था डोरगांव का, उसका नाम था इस्माइल खान। उनका और एक साथी था जो रात के अंधेरे में बचकर भाग गया। इन दोनों को वहीं मार दिया गया और किसान दल रात के 9 बजे अपने अपने गांव चले गए। अभी खतगांव वालों पर कहर टूट पड़ा था, कुछ ना कुछ होने वाला था, सब जगह सहमी हुई थी। तभी दूसरे दिन खतगांव के रजाकार, यह कमाना और खतगांव के बीच में गांव है मदनूर, सुबह सुबह 9 मई के दिन मदनूर पर हमला किया। मदनूर पर सुबह सुबह गोलीबारी होने लगी। तभी मदनूर वालों को ये बात याद थी कि गांव के अंदर से प्रतिकार करना है। तब तक किसान दल पहुंच चुका था, गोलीबारियां हो रही थी, दोनों तरफ के 150 सैनिक मर चुके थे। तभी उदगीर के रजाकार यहाँ अप्पाराव पाटिल के खिलाफ हो गए और अप्पाराव पाटिल को मिटाने की मंशा बनाने लगे। अप्पाराव पाटिल को मिटाने के लिए उन्होंने रात के अंधेरे का सहारा लिया और वो गौठेड़ पहुंच गए। वहां के
अप्पाराव पाटिल के बाड़े को आग लगा दी। उनकी मंशा थी कि अप्पाराव पटेल को जान से मार देना, मगर अप्पाराव पटेल वहां से पलायन कर चुके थे। उनके बाड़े का पूरा अनाज, जानवर, गहने सब जलकर स्वाहा हो गया। जब तक किसान दल वहां आता सुबह के 4 बज चुके थे, पूरा जलकर खाक हो गया था, मगर उन्हें कहीं से पता चला कि इसका अप्पाराव पटेल के बारे में बताने वाला उन्हीं के गांव का चेयरमैन था। उसको किसान दल ने मार गिराया और पहले दिन अप्पाराव पाटिल ने अपने चांदी के सिक्के तोड़कर 80,000 की रकम किसान दल की सहायता के लिए लाके घर में रखे थे। उस समय का 80,000 यह बहुत बड़ी रकम है, वो भी उस होली में स्वाहा हो गया। अभी दूसरे दिन बालूर में आक्रमण हुआ। हर दिन कहीं ना कहीं आक्रमण होते जा रहे थे, हर गांव हर मोहल्ला जलाया जा रहा था। बालूर को कमाल नगर तालुका के अंतर्गत आता है, बिंदर जिले के अंतर्गत। तब यहाँ प्रदेश जोगनी तालुका के अंतर्गत आता था। बालूर पर आक्रमण हुआ। बालूर में 200-250 लोगों ने आक्रमण किया। वहां के ज्ञानोबा ढगे और सदाशिव ढगे ये अब गोफरबाजी में बड़े ही माहिर थे। वहां गांव के बाहर एक 2 मंजिला इमारत थी। उस इमारत में से ज्ञानोबा ढगे सब सैनिकों को गांव के बाहर ही रोक रखा था। जैसे कोई आगे बढ़ता गोफर की मार से धराशायी होता। ऐसे 1 घंटे में उन्होंने 150-200 सैनिकों को मार गिराया। हर रजाकार आगे बढ़ने से घबरा रहा था। तभी बीदर और कुठीर से और रजाकार पहुंचे और पुलिस कर्मियों को भी बुलाया गया और पुलिस कर्मी यहाँ सुलार के नाम पर ज्ञानोबा ढगे से मिलने गए। पूरे 6 घंटे तक उन्होंने इस लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया था। अकेला इंसान ज्ञानोबा ढगे और यहाँ पुलिस कर्मी सुलार के नाम पर ज्ञानोबा ढगे से मिलने चले गए और धोखे से, क्योंकि वो उसे बोल रहे थे ईद का दिन है, खून खराबा क्यों करना। तभी ज्ञानोबा ढगे बोल उठे, अगर चाहे तो आप मुझे गोली मार दो, मगर इन रजाकार कुत्तों को गांव में घुसने नहीं दूंगा। तभी धोखे से रजाकार और पुलिस कर्मी मिलकर ज्ञानोबा ढगे को गोली मार दी। बाहर पत्थरबाजी कम हो चुकी थी, इससे रजाकार समझ चुके थे कि ज्ञानोबा ढगे यहाँ मर गए हैं, धराशायी हो चुके हैं। मगर हर रजाकार यहाँ ज्ञानोबा ढगे को देखना चाहता था, क्योंकि एक अकेला ऐसा इंसान जो इतने रजाकार पर भारी पड़ गया। तभी ज्ञानोबा ढगे के भाई सदाशिव ढगे वहां के राजप्पा पाटिल जो पुलिस पाटिल थे उनके यहाँ पर गए थे। उन्होंने वो आते आते पूरे रजाकार से गांव के मारुति मंदिर के पास आ चुकी थी। जैसे उन्होंने सदाशिव ढगे को देखा, गोली मार दी। उसके बाद वहां के तुकाराम पाटिल के यहाँ उनका आक्रमण हुआ। अंदर से दरवाजा बंद था, इसलिए वैज्ञानिक का ढांचा दरवाजे को लगाकर उन्होंने आग लगा दी और पूरे बालूर को आग भोर कर दिया, पूरे बालूर को जला दिया। इस तरह की हर जगह हर मोहल्ला यह चल रहा था। तभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे, उन्होंने इस्माइल अली खान से बातचीत की और शांतता पूर्वक हैदराबाद को यह भारत में समाहित करने की उन्होंने मांग की। उस्मान अली खान मानने वाला न था, क्योंकि उस्मान अली खान को हैदराबाद में मुस्लिम राज्य बनाना था। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसको स्वतंत्रता दी गई थी, वहां पर शासन कर सकता है। मगर जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके सामने 2 ही विकल्प थे, एक तो भारत से जुड़ जाना या दूसरा पाकिस्तान में भाग जाना। गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल यह जानते थे कि उस्मान अली खान इतनी आसानी से मानने वालों में नहीं है, इसलिए उन्होंने भारतीय सैनिकों को यह जिम्मा सौंप दिया। भारतीय सैनिक हैदराबाद आकर 5 दिन में उन्होंने मुगलों का निजामों का सफाया कर दिया। इस मिशन को नाम दिया गया मिशन पोलो, और ये करना जरूरी भी था, क्योंकि हैदराबाद में पाकिस्तान से हथियार भेजे जा रहे थे म्यांमार के रास्ते।
और ऑस्ट्रेलिया से भी गोलीबारी भेजी जा रही थी, बमबारी भेजी जा रही थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये जानते थे कि ये हैदराबाद, आजाद हैदराबाद, यह भारत के सीने में नासूर बन के रह जाएगा। इसलिए उनको जबरन हैदराबाद को भारत में मिलाना पड़ा, शामिल करना पड़ा। और तभी सब निजाम यहाँ शरणागति आए और उन्होंने शरण ले ली। मिलन समझौते नामे पर उन्होंने हस्ताक्षर किए। वो दिन था 17 सितंबर 1948। विलय समझौते नामे पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। तब यह हैदराबाद आजाद हो गया, यानी मराठवाड़ा मुक्त हो गया, हैदराबाद मुक्त हो गया, यानी हम लोग मुक्त हो गए, आजाद हो गए रजाकार के चंगुल से और निजाम के चंगुल से। यह आजादी हमें यूं ही नहीं मिली है, इसके लिए हर भारतीय वीर जवानों ने, हर भारतीय सुपूतों ने अपने जान की कुर्बानी दी है, अपने जान न्यौछावर किए। इसलिए हम लोगों को हमारे देश के लिए कुछ कर गुजरना है, पूरे विश्व में हमारे भारत देश का नाम रोशन करना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मराठवाड़ा मुक्ति दिन की जय। धन्यवाद। तुम्ही तर इलेक्शन लढलं पाहिजे ऍक्च्युली. काय काय बढ़िया बढ़िया और से और स्टूडेंट ये क्या करो Good morning.